नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है और आप भी इसको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन और ये जो इन्वेजन है ये लैंड, एयर और सी यानी कि ज़मीन, हवा और समुद्र तीनों के ही रास्ते से किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आक्रमण है। ऐसा आक्रमण जो एक देश ने दूसरे देश के ऊपर किया हो, इस प्रकार का सबसे बड़ा आक्रमण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक का। इस समय 24 फरवरी की रात लेट नाइट जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने रशिया के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको पूरी तरह खत्म कर दिया है। हर प्रकार के राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से काट दिया है और उन्होंने अपने सिविलियन से, अपनी जनसंख्या से अपील की है, अपने लोगों से ये अपील की है कि वो रशियन फौजों के खिलाफ हथियार उठा के लड़ें, रशिया के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एडवाइजर के अनुसार अब तक काफ़ी सारी जानें भी जा चुकी हैं यूक्रेन की साइड से, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं और रशिया की साइड से उनका कहना है कि 50 से ज़्यादा फौजी इस युद्ध में अभी तक मारे जा चुके हैं। और जहाँ तक रशियन फौजों की बात है तो उन्होंने यूक्रेन की जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बहुत ही फेमस या फिर कहें कि इनफेमस फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसके ऊपर अपना झंडा लहरा दिया है, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आज जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये आक्रमण किया है, ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका कुछ ना कुछ इतिहास जरूर होगा। तो वो इतिहास आखिर क्या है? यूक्रेन और रशिया के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये विवाद है, इसका इतिहास क्या है, इसकी जड़ें कहां पर जाकर मिलती हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, यूक्रेन नाम का ये देश जो आपको वर्ल्ड मैप पर देखने में भले ही थोड़ा छोटा लगे, लेकिन यूरोप के हिसाब से काफी बड़ा देश है। लगभग 4.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश का इतिहास कोई 1000 साल पुराना है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह आज भी यूरोप में रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि इतिहास में बहुत ज्यादा पीछे जाया जाए तो यूक्रेन हमेशा से ही सोवियत अंपायर का हिस्सा रहा है और बाद में जब सोवियत यूनियन बना यानी कि यूएसएसआर बना तो यूक्रेन उसका भी हिस्सा बना। लेकिन 1991 में यानी कि 1991 में जब यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हुए तो यूक्रेन भी एक अलग देश बन गया। अब 91 में यूक्रेन अलग देश तो बन गया, लेकिन बनने के पहले दिन से ही यहाँ पर भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन और इंटरनल डिवीजन यानी कि आंतरिक फूट ने जन्म ले लिया। और ये जो फूट थी ये वेस्टर्न और ईस्टर्न यूक्रेन के बीच में थी। ईस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं जो वो ज्यादातर रशियन भाषी लोग हैं, यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो रशियन भाषा बोलते हैं। और ये जो ईस्टर्न यूक्रेन के लोग थे ये मॉस्को के साथ ही रहना चाहते थे, ये अलग देश नहीं बनना चाहते थे। लेकिन वहीं जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग थे वो हमेशा से ही वेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। वो अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, नेटो का हिस्सा बनना चाहते थे या फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे। वो एक अलग देश तो बनना चाहते ही थे, वो रशिया की छत्र छाया से या फिर हम कहें कि उसके साए से पूरी तरह बाहर निकलना चाहते थे, एक सेपरेट सॉवरन कंट्री बनना चाहते थे और साथ ही वेस्ट के साथ जाना चाहते थे, वेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन के लोगों को यह कतई मंजूर नहीं था और यह लड़ाई पहले दिन से ही यानी कि 91 से ही ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन के बीच में चलती आ रही है। अब यूक्रेन का जो प्रो वेस्टर्न वर्ग था धीरे धीरे इसका साइज तो बढ़ने लगा, लेकिन इसके पास पावर नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। यानी कि कोई भी प्रो वेस्टर्न व्यक्ति अभी तक यूक्रेन का राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। 91 के बाद से जितने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति आए, जितनी भी सरकारें आई, वो सभी की सभी प्रो मॉस्को थी, वो रशिया के प्रभाव में ही काम करती थी। लेकिन 2014 में यह बदल गया। जनवरी 2014 में उस समय के यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले एक एग्रीमेंट जिसका नाम था यूक्रेनियन यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट, इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो यदि यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन साइन कर लेता तो दोनों के बीच यानी कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच जो इकोनॉमिक, ट्रेड और मिलिट्री टाइज हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते। अब यानुकोविच ने जब इस एग्रीमेंट को सिरे से नकार दिया तो उनके खिलाफ देश में एक विद्रोह खड़ा हो गया, एक प्रदर्शन जगह जगह होने शुरू हो गए और धीरे धीरे इन प्रदर्शनों ने बहुत ही भीषण रूप ले लिया। और जो प्रोटेस्टर्स थे, ये जो प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने इस रेवोल्यूशन को नाम दिया रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। इस रेवोल्यूशन को इनाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो लोग थे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इनका यह मानना था कि रशिया की छत्र छाया में रहना डिग्निफाइड बिल्कुल भी नहीं है, इज्जत की बात नहीं है, बिल्कुल भी रेस्पेक्टेड नहीं है। हमें एक सॉवरन देश बनना चाहिए, रशिया की छत्र छाया से, उसकी परछाई से पूरी तरह बाहर निकलकर पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट 100% इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। और धीरे धीरे इन प्रदर्शनों ने 2014 में इतना ज्यादा विकराल रूप ले लिया कि केवल एक ही महीने में यानी कि फरवरी 2014
आते आते यानुकोविच को अपना पद छोड़ना पड़ गया, या फिर यूं कहे कि उनको उनके ऑफिस से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अब यानुकोविच यूक्रेन के एक प्रो मॉस्को राष्ट्रपति थे और जब इस तरह उनको उनके पद से विस्थापित किया गया तो ये बात रशिया को यानी कि व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत एक मिलिट्री एक्शन लेके जो यूक्रेन का क्रिमियन पेनिनसुला है उसको एनेक्स कर लिया, यानी कि रशिया का हिस्सा बना लिया। बलपूर्वक यूक्रेन के एक हिस्से को, एक इलाके को जिसका नाम है क्रिमियन पेनिनसुला, उसको रशिया का अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन के दो इलाके जिनके नाम है डॉनबास और डोनेत्स्क, वहां पर अलगाववादियों को यानी कि बागियों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो दो इलाके हैं, यहाँ की जो ज्यादातर आबादी है ये रशियन भाषी आबादी है, रशियन भाषा बोलने वाली आबादी है। और यहाँ के जो अलगाववादी थे, बागी थे, बहुत पहले से यूक्रेन सरकार से, यूक्रेन की फौज से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि ये वेस्ट के साथ नहीं जाना चाहते थे, रशिया के साथ जाना चाहते थे। और इसी को लेकर इनका यूक्रेन की सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एस्टेब्लिशमेंट से एक संघर्ष चल रहा था। अब जनवरी 2014 में जब यानुकोविच को विस्थापित किया गया तो व्लादिमीर पुतिन का पारा ऊपर चला गया, उनका गुस्सा अपने चरम पर चला गया। उन्होंने क्रिमियन पेनिनसुला के ऊपर तो कब्जा किया ही, और डोनबास और डोनेत्स्क के जो अलगाववादी थे इनको अपनी 101% सपोर्ट देनी पूरे फुल थ्रोटल में शुरू कर दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2014 आते आते इन बागियों ने इन दोनों इलाकों की जो सभी सरकारी इमारतें थी उनके ऊपर अपना झंडा लहरा दिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया और इन दोनों इलाकों को यूक्रेन से अलग एक देश घोषित कर दिया, इसको पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। और इस रिपब्लिक को रशिया ने भी अपना समर्थन दे दिया, इसको अपनी रिकॉग्निशन दे दी। और ये जो संघर्ष चला इन बागियों का, इसको पीपल्स रिपब्लिक घोषित करने में पूरा जो संघर्ष चला, जो रशियन बैक्ड संघर्ष था, रशिया के समर्थन से जो संघर्ष चल रहा था, इसमें टोटल 14,000 जाने गई। अब ज़ेलेंस्की के यूक्रेन का राष्ट्रपति बनने के बाद से यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव था ये दिन ब दिन बढ़ता रहा, एस्केलेट होता रहा। एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये नीचे नहीं गया, हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहा। लेकिन जो फाइनल नेल इन द कॉफिन थी, जो ताबूत में आखिरी कील थी, वो हुई पिछले साल जनवरी में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना लिया जाए। और ये बात पुतिन को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की और उस क्षण से ही उन्होंने अपनी फौजों को, अपने ट्रूप्स को यूक्रेन की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज रशिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर चुका है। अब अगला सवाल ये उठता है कि वेस्ट और रशिया दोनों को ही यूक्रेन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है, उनको क्या पड़ी है, व्हाई डू दे केयर सो मच अबाउट यूक्रेन? तो इसका उत्तर यह है कि दोस्तों, वेस्ट और रशिया दोनों ही यूक्रेन को एक बफर की तरह देखते हैं। इन दोनों का यह मानना है कि यदि कल को दोनों के बीच युद्ध होता है, रशिया का वेस्टर्न देशों के साथ युद्ध होता है, तो यूक्रेन एक बफर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब यह कि यूक्रेन जिसके कंट्रोल में होगा, युद्ध में उसका पलड़ा भारी रहेगा। रशिया को यह लगता है कि यूक्रेन अगर हमारे कंट्रोल में होगा तो हम वेस्ट की फौजों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, रशिया तक नहीं पहुंचने देंगे। वही वेस्टर्न देशों को यह लगता है कि यदि यूक्रेन नेटो का हिस्सा होगा तो नेटो फोर्सेस को रशिया तक पहुंचने में ज्यादा आसानी होगी, उनका पलड़ा भारी रहेगा। तो एक ये कारण तो, स्ट्रेटेजिक कारण तो है ही। लेकिन रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू के अलावा एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, स्पेशली पुतिन के लिए यूक्रेन की एक बहुत बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यूक्रेन को हमेशा से ही एक नेचुरल रशिया का हिस्सा मानते हैं, कभी उन्होंने अलग देश की तरह देखा नहीं है। लेकिन पुतिन को यह भी लगता है कि यूक्रेन वो आखिरी देश है जो अभी भी किसी तरह रशिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर देश हैं, जो 91 में अलग अलग देश बने, सोवियत यूनियन टूटने के बाद जितने भी देश बने, वो पूरी तरह से वेस्ट के प्रभाव में जा चुके हैं, पूरे तरीके से रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर हो चुके हैं। एक यूक्रेन ऐसा देश है जो अभी भी रशिया के इन्फ्लुएंस में है, जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो रशियन भाषी है, जो रशियन कल्चर को फॉलो करती है। यही सेंटिमेंटल वैल्यू है जो पुतिन के दिल में है यूक्रेन के लिए। वो एक, और ये एक प्राइड का इशू भी है। उनको लगता है कि भाई ये आखिरी वो देश है जो हमारा हिस्सा है, और ये भी अगर चला गया तो फिर, क्योंकि सोवियत यूनियन का सपना आज भी पुतिन के दिल में जिंदा है। उनको लगता है कि सोवियत यूनियन दोबारा खड़ा होगा, एक जो पहले जैसा सोवियत यूनियन था, एक वैसा माइटी साम्राज्य, एक दिन दोबारा वैसा एम्पायर खड़ा होगा। उनके मन में आज भी ऐसा सपना पल रहा है, हमेशा से ही है, वो आज भी इस सपने को देख रहे हैं। और उनको लगता है कि भाई अगर ये भी चला गया तो ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात होगी, ये तो नाक कट जाएगी पूरी दुनिया के सामने रशिया की। तो एक ये सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत बड़ी है पुतिन के लिए, और यही कारण है कि पुतिन ने आज आक्रमण कर दिया और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरे वेस्ट की सपोर्ट है, वेस्ट की नहीं, उधर जापान की भी सपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरे ज्यादातर देश जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। वहीं देखा जाए तो बाकी के जो देश हैं, इंडिया जैसे देश हैं, वो या तो न्यूट्रल हैं और नहीं तो फिर रशिया के पीछे भी हैं, तो वो मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं देने वाले। जैसे चीन है, मुझे नहीं लगता कि वो रशिया को खुलकर अपनी सामरिक सपोर्ट देगा,
क्योंकि हम ये पोस्ट कोविड दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे वैसे ही दुनिया इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रही है, पैसे की वैसे ही कमी है देशों के पास। तो ऐसे में दो और देशों के लिए युद्ध लड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। अब आखिरी सवाल ये कि यूक्रेन की जनता क्या चाहती है, वहां के आम लोग क्या चाहते हैं, वो निर्दोष लोग जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, ये सब भुगतना पड़ रहा है। वेस्टर्न देश क्या चाहते हैं, यूक्रेन की प्रो वेस्टर्न सरकार क्या चाहती है, रशिया और पुतिन क्या चाहते हैं, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन वहां के आम लोग क्या चाहते हैं। तो दोस्तों 2001 में हुए एक ओपिनियन पोल के अनुसार उस समय 50% आबादी यूक्रेन की एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश बनना चाहती थी, पूरी तरह रशिया की छत्रछाया से इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, एक स्वतंत्र देश बनना चाहती थी। लेकिन बात यदि 2021 यानी कि 20 साल बाद की जाए तो यह आंकड़ा 80% हो चुका है। आज के डेट में यूक्रेन की 80% आबादी रशिया से पूरी तरह अलग होना चाहती है, रशिया के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह बाहर निकलना चाहती है। वो रशिया से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं चाहते। और इस 80% में से 50% लोग ऐसे हैं जो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यही वो चीज है जो पुतिन को रातों को सोने नहीं देती। और उसी का नतीजा शायद यह है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। खैर दोस्तों, हम तो यहाँ भारत में बैठकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्दी सेंसेस प्रिवेल करें और युद्ध आगे ना बढ़े और ज्यादा लोगों की जानें ना जाएं। क्योंकि युद्ध होते हैं कुछ लोगों के डिसीजंस की वजह से। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई युद्ध हो जाते हैं, लेकिन भुगतना उन लोगों को पड़ता है जिनकी उसमें कोई से ही नहीं होती, कोई पावर ही नहीं होती। वो डिसाइड नहीं करते कि युद्ध हो या ना हो, लेकिन भुगतना उन लोगों को ही पड़ता है, आम जनता को ही पड़ता है, जो आपके हमारे जैसे लोग हैं, जिनका दिन शुरू होता है इस जद्दोजहद में कि भाई अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाए, उनको एक अच्छा भविष्य कैसे दिया जाए, और इसी जद्दोजहद में उनका दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है। उन लोगों को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि युद्ध जल्दी ही 1-2 दिन में ही खत्म हो जाए और ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ा तो इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, हम आने वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे। और हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में ये भी बात करेंगे कि भाई इंडिया का जो अब सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा दुविधापूर्ण है, डायलेमा इंडिया के सामने क्या है, और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का रोल क्या हो सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया अपनी इमेज को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकती है। हम आने वाले पॉडकास्ट में इस बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।